तो ये हो क्यों रहा है, अब वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में। हम मेटल्स के लिए ही कंसिडर करते हैं। मेटल्स, अभी तक हमने मेटल्स के बारे में जितना पढ़ा है उसमें हम मेटल्स में ये मानते हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके रहते हैं। जैसे ये का एक सॉलिड, मेटल्स मतलब एक सॉलिड इन जनरल, तो सॉलिड के एटम्स आपस में एकदम चिपके हुए रहते हैं। ये पढ़ा है हमने सॉलिड के बारे में। और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सॉलिड में हर जगह घूमते रहते हैं। इसी के लिए इस मॉडल का नाम है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के सी में आपने बहुत सारे एटम्स, बॉल्स जैसे एक पूरा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें आपने बॉल्स डाल दिए मेटल के फॉर्म में। वो सब आपस में एकदम कॉम्पैक्टली टाइड है एंड पूरे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इसी के कारण कंडक्शन होता है, हमने पढ़ा था। जैसे अगर यहाँ पे मैं बैटरी लगा लूँ तो फ्लो इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही हो रहा था। ये पूरे इलेक्ट्रॉन का जो सी था उसमें से, जैसे यहाँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, इस साइड जाते थे, इस पूरे सी में से ट्रेवल करते थे एंड वापस आगे जाते थे। इस इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से ही हमने मेटल्स की कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया था। पर ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि ऐसा कैसे एक सी में, मतलब हमें जो सी की डेफिनेशन पता है उसके हिसाब से बहुत अजीब लगता है कि एक सी में एटम्स पड़े एंड अजीब सा मॉडल है ये। पर ये मॉडल इजीनेस के लिए ऐसा बनाया हुआ है, वरना इसको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ये है क्या। मतलब एक्चुअली सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल तो काफ़ी इजीनेस एक्सप्लेन करने में इजी हो उसके लिए किया गया। वरना एक मॉडल थे MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए होती है। MOT के अकॉर्डिंग अगर कोई एक एटम एंड ये उसके ऑर्बिटल्स प्लस प्लस एंड ये दूसरा एटम और ये उसके इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स, ये दोनों जब पास आएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन से, हीलियम बना दिया, ये तो नॉन रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी अगर ये एटम्स पास आएंगे, से लास्ट में एक ही है, लिथियम बना देते हैं, लिथियम एंड लिथियम। ये जब पास आएंगे तो ये अभी इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऐसा तो ये अभी लिथियम, दोनों लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है Li। इनके s ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स है एंड आउटर मतलब इन 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स है एंड 2s में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जब आपस में आएंगे एंड बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो ये ऐसे रिएक्ट करेंगे। ये MOT से होता है। इनिशियली कितने, दो ऑर्बिटल इसके थे, दो ऑर्बिटल इसके थे, इस पे एक था, इस पे दो थे, ऐसा था। तो इनके आउटर ऑर्बिटल्स रिएक्ट करेंगे एंड इंटरेक्ट करेंगे रहता, एंड एक लोअर एनर्जी वाला एक हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल बन जाएगा एंड दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चल जाएंगे। जब यहाँ चल जाएंगे तो क्या हुआ, टोटल एटम की एनर्जी कम हो गई। पहले इनकी एनर्जी स्टेट पे थी, अब एक हायर एनर्जी का बन गया, एक लोअर एनर्जी का बन गया। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो दोनों के जो आउटर इलेक्ट्रॉन था वो लोअर एनर्जी वाले में चले गए। तो अब टोटल एनर्जी जो इनिशियली थी, इनिशियली इस लेवल पे थे, अब इनिशियल से कम हो गई टोटल एनर्जी, तो उसके कारण ये बॉन्ड स्टेबल रहेगा। ऐसा MOT के द्वारा हमें पता चलता है। अब मेटल्स का केस कंसिडर करें तो मेटल्स में क्या होता है, ये तो दो एटम्स के लिए हो गया, दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, पर दो मान लेते दो एटम्स के लिए था। पर मेटल में क्या होगा, मेटल में एक एटम के अराउंड बहुत सारे और एटम्स होंगे। मेटल में तो सारे एटम्स आपस में चिपके रहते हैं, एक लैटिस के फॉर्म में रहते हैं।
ये अगर एक मेटल सॉलिड है, मेटल है, तो जैसे अगर ये वाले एटम को कंसिडर करूँ तो इसके अबाउट ये सारे हैं, इसका इंटरेक्शन इनसे भी होगा, क्योंकि फोर्स तो क्या होती है, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होती है Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसमें ऐसी तो कोई लिमिट नहीं है कि इसके बाद कोई सम डिस्टेंस ऑफ R के बाद ये जीरो हो जाएगी। ये तो इन्फिनिटी पे भी, मतलब इन्फिनिटी पे जीरो होगी, लेकिन इन्फिनिटी से थोड़ा सा पहले कोई भी रियल केस में इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, कोई भी रियल डिस्टेंस R के लिए। तो ये बीच वाला एटम इस एटम से भी इंटरेक्ट करेगा, इसके बाजू वाले से भी इंटरेक्ट करेगा। तो अब मैं अगर बीच वाले एटम का MOT बनाने की ट्राई करूं, तो ये बाजू वाले एटम के साथ इंटरेक्ट करके दो उसने बनाए। अब ऐसा ही यहाँ पे ये मतलब इसका बेस वाला है, ये नेगेटिव नहीं है एक्चुअली, ये बेस एटम की एनर्जी को बताने के लिए। जैसे अब ये डिस्टेंस है मान लो, तो अगर कोई दूर वाला एटम है तो इसके साथ मिलके ये ज़्यादा एनर्जी वाला बनाएगा, क्योंकि वो थोड़ा दूर है ना, उसके बीच में अट्रैक्शन कम है, तो थोड़ी ज़्यादा एनर्जी वाला बैंड बना। अब यहाँ पे इस साइड भी एक एटम होगा, इसके कारण भी एक बैंड बन रहा होगा जो इस लेवल पे ही होगा। अब ऐसे ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एटम्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ बहुत कम डिस्टेंस पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स है, छोटी 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 छोटी। यहाँ नीचे की तरफ भी है, तो ऐसे इसके ऊपर, क्योंकि ये तो मिनिमम डिस्टेंस है, तो ये ऊपर के साइड और बहुत सारी बैंड्स है। ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड में ही, मतलब अगर ये डिस्क्रीट बैंड्स है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा एनर्जी देने पे ऊपर जा सकता है या एनर्जी छोड़ने पे नीचे जा सकता है, पर ऐसे बीच में कहीं नहीं घूम सकता। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बीच में दो एनर्जी बैंड्स के बीच में नहीं हो सकता, या तो इस एनर्जी ऑर्बिटल में होगा या इस ऑर्बिटल में होगा। पर मेटल के केस में क्या हुआ, अब यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया, मतलब जैसे अगर ये डिस्टेंस है तो 0.1 पे भी है, 0.2 पे भी है, 0.3 पे भी है, शायद 0.15 पे भी है, 0.17 पे भी है। ऐसे कंटिन्यूअस हो गए हैं, इतने छोटे डिस्टेंस हो गए कि ये आपस में अलग करना मुश्किल हो गया। जैसे अभी हमने केस लिया उसमें 0.15 बनाया और 0.17 बनाया, ठीक है इनमें डिफरेंस है, लेकिन इसकी एनर्जी की वैल्यू इतनी कम है कि ये एनर्जी उसे एटमॉस्फेयर से भी मिल सकती है। एटमॉस्फेयर इन द सेंस बाहर का जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में हमेशा ½ k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T²। इतनी एनर्जी तो टेम्परेचर के कारण, रैंडमनेस के कारण इतनी एनर्जी तो इजीली अवेलेबल होती है। तो ये डिफरेंस इतना कम है, ये एक्चुअली वर्टिकल लेंथ के मैं बोल रहा था कि 0.15 एंड 0.17 है, तो ये डिफरेंस इतने कम है बैंड्स में आपस में, कितनी तो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, और इतनी एनर्जी तो वो आपस में ऐसे ही लूज कर देते हैं। तो ये सारे बैंड्स आपस में मिल गए, मतलब जूम करके देखे तो ये आपस में ऐसे बैंड्स है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस इतना कम है कि हम इन्हें मान सकते हैं कंटिन्यूअस। ये सारे बैंड्स को जोड़ दिया तो ये कंटिन्यूअस बैंड बन गई। तो अब फाइनली क्या हुआ, फाइनली मेटल में दो बैंड्स अलग हो गए, एक ऊपर एंड एक नीचे। हर एक इंटरेक्शन के कारण एक ऊपर हायर एनर्जी स्टेट बनता है और एक लोअर एनर्जी स्टेट बनता है। तो लोअर एनर्जी स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो तो मेटल से बॉन्ड है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो मेटल के आसपास ही घूम रहे हैं एंड टाइटली बॉन्ड है दोनों इंटरेक्टिंग मेटल एटम्स से। पर जो भी इस बैंड में है इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें थोड़ी सी एनर्जी देने पे ये मेटल सरफेस को लीव कर सकते हैं। ये बैंड जो है वो बैंड ही इलेक्ट्रॉन सी मॉडल का जो मेन स्ट्रक्चर है,
इसी में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते रहते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी। इसमें मतलब पूरे लैटिस में, इसी बैंड में, इस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे लोकली स्टेबल होते हैं, वो अपने एटम के आसपास ही ऑर्बिट्स में घूमेंगे। लेकिन ये जो हायर एनर्जी वाली बैंड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे लैटिस में घूमते रहेंगे, इनके कारण कंडक्शन होगा। कंडक्शन इनके कारण भी होता है, वो बहुत कम होता है, इनके कारण मोस्ट ऑफ द कंडक्शन होती है। तो ये बैंड्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें थोड़ी सी एनर्जी दो, मतलब नॉट एकदम कम, लेकिन एक वर्क फंक्शन डिफाइन होता है। वर्क फंक्शन हम बाद में डिफाइन करेंगे। वर्क फंक्शन फाई नॉट वह एनर्जी होती है वो जो हम अगर ये अपर बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को अगर ट्रांसफर करें तो मेटल की सरफेस से अलग हो जाएंगे। अलग मतलब उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अगर एक मेटल सरफेस है, यहाँ पे एक एटम है फाइनल बाउंड्री वाला, इसका अगर इलेक्ट्रॉन हम एनर्जी दे इसको, तो मान लिया ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, सम वेलोसिटी से इजेक्ट हो गया, पर अभी भी ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें आपस में इंटरेक्शन होगा, आपस में अभी भी अट्रैक्शन होगा। अगर एनर्जी इनफ नहीं है, अगर एनर्जी सम वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी से कम है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, वापस घूम के वापस मेटल के सरफेस में घुस जाएगा। लेकिन एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी तक एस्केप कर सकता है, इतना हो जाएगा। मेटल बॉडी एंड इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव मेटल बॉडी बची, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज रह गया। इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी अब इनके बीच की मैकेनिकल एनर्जी अब जीरो या पॉजिटिव हो चुकी है द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो हो गई बैंड की बात। तो ये बैंड्स इलेक्ट्रॉन सी मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स एमिशन के बारे में हम पहले टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं, एंड फिर टाइप्स ऑफ एमिशन एक बार देख लेंगे। तो एक फर्स्ट टर्म तो है वर्क फंक्शन, हमने अभी डिस्कस किया, तो वर्क फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट है वर्क फंक्शन Fxn, वर्क फंक्शन और फाई नॉट, या फिर इसको बोल सकते हो थ्रेश, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to pull the surface electron of a metal out of it। मतलब मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली निकालने के लिए, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया तो वापस मेटल में घुस जाएगा। इतनी एनर्जी इम्पार्ट करो कि मेटल से वो अलग हो जाए। इतनी मिनिमम एनर्जी जो होती है वो वर्क फंक्शन होती है। ये वर्क फंक्शन सिर्फ मेटल पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मेटल। मतलब ये एक मेटल की यूनिक प्रॉपर्टी है। इससे हम मेटल, अगर आपको एक मेटल का सैंपल दिया जाए और बोला जाए कि क्या मेटल है ये पता करो, तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कोई भी वे में आप इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करके ये जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है फाई नॉट, ये निकाल के आप कंपेयर भी कर सकते हो, तो भी आप मेटल के सैंपल को बता सकते हो कि ये मेटल है। तो ये सिर्फ मेटल पे डिपेंड करती है। अब कोई मेटल्स होते हैं जिसमें बहुत इजीली निकल जाती है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज हो जाता है, जैसे कोई भी एल्कली मेटल, ये अगर पीरियोडिक टेबल में, तो जो फर्स्ट वाली ब्लॉक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकल जाते हैं। रेदर सेकंड में से निकालना हार्ड होता है, फर्स्ट वाले में से बहुत इजीली निकल जाता है। यहाँ पे लिथियम, सोडियम एक्सेट्रा,
सीजियम, फ्रेंसियम, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो इनका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है। सीजियम की इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ये लोएस्ट होता है, ये मिनिमम वर्क फंक्शन की वैल्यू है सीजियम। एंड हाईएस्ट होती है प्लेटिनम की। प्लेटिनम की वैल्यू होती है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज है, सिर्फ एक रफ आइडिया के लिए कि कितनी एनर्जी लगती है ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ये हाईएस्ट है, लोएस्ट है। अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है यहाँ पे, एनर्जी की यूनिट। अभी तक हम जूल पढ़े या और किलो जूल, ये सारे फॉर्मेट में पढ़े। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उतनी एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पे एक्सेलरेट करने से मिलेगी। मतलब ये अगर ये दो प्लेट्स है, यहाँ 1 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एंड ये 1 वोल्ट की बैटरी है। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ पे छोड़ूं तो 1 वोल्ट पे एक्सेलरेट करने पे इसकी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी, टोटल एनर्जी उसकी हो जाएगी फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, एंड एनर्जी टी के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, टी, या टोटल एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। हाफ एम वी स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमें एम पता है, एम ई पता है, वी निकालना है। वी आ जाएगा, पहले हम एक और चीज़ निकाल लेते हैं, वोल्टेज डिफरेंस हमें पता है। वोल्टेज डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डिस्टेंस। एक सेक, V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी है, ई इंटू डिस्टेंस। ओके सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ये जितने भी डिस्टेंस है, एंड फोर्स होगा क्यू ई। डिस्टेंस यहाँ पे रेस्ट से शुरू कर रहे हैं, मान लेते हैं डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा, मतलब एनर्जी स्टोर्ड, हम ये बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना भी वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन में स्टोर होगी। तो वर्क कितना होगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स को हम लिख सकते हैं क्यू ई, एंड डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है तो डी, पर ई इंटू डी को हम पोटेंशियल लिख सकते हैं, तो क्यू डेल्टा वी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो क्यू डेल्टा वी, इतनी एनर्जी स्टोर्ड होगी उस इलेक्ट्रॉन में। तो इसका चार्ज है ई, एंड डेल्टा वी है 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 वोल्ट हो गया ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, उसके चार्ज की जो वैल्यू है वही आ जाएगा, अभी हमने निकाला। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। इतनी छोटी वैल्यू है ये, लेकिन माइक्रोस्कोपिक स्केल में हम जब काम करेंगे, हम न्यूक्लियाई, एटम्स, ये सब के बारे में जब काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील करेंगे, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में यही यूनिट्स होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में ही हम बात करते हैं, जूल के टर्म में बात नहीं करते, क्योंकि जूल बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
10⁻19 मतलब 6.65 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 जूल इज इक्वल टू इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब हमारी हर चीज इसके ऑर्डर की है, इसके या इसके 1000 के मल्टीपल या इसके हंड्रेड्स के मल्टीपल के। अगर हम जूल यूज करेंगे तो हमें 10⁻−15, 16, 17 ऐसे ऑर्डर में काम करना पड़ेगा। तो एक इजी यूनिट हमने ले लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी हमने एक चीज डिफाइन कर दी वर्क फंक्शन, सेकंड चीज डिफाइन कर दी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू डिफाइन कर दी 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, ठीक है। एंड और वैल्यूज होती है और चीजें होती है जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर एक और टर्म हो सकती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये दो चीज मतलब वेव्स के लिए हम आगे पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तब हम इन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। पर अभी मान सकते हैं, हमने अभी देखा था यूवी वेव्स से हम इलेक्ट्रॉन एमिट करवा रहे थे। तो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ऐसा होगा कि अगर एक मेटल है तो उसमें ν1 फ्रीक्वेंसी की वेव डालूं और ν2 की वेव डालूं अलग अलग करके, पहले ν1 डालो और ν2, तो हो सकता है ν1 में इलेक्ट्रॉन एमिट हो, ν2 में एमिट ना हो। तो इसका रीजन क्या होगा, ν1 मस्ट बी ग्रेटर देन ν0 ग्रेटर देन ν2। थ्रेशोल्ड मतलब अगर सेकंड के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν0 होती है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν0 या थ्रेशोल्ड मतलब अगर वेव की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तब तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, और अगर कम है तो नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो ν0 है इसके करस्पॉन्डिंग एक λ0 डिफाइंड होता है। अगर वेवलेंथ λ0 से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, अगर वेवलेंथ λ0 से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमने डिफाइन कर दी। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन के फॉर्म्स हम पढ़ लेते हैं। वही हमने जो 3 फॉर्म पढ़े थे उनके बस नाम है, वह नाम डिस्कस कर लेते हैं। एक था मेटल को हीट करने से उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे, उसको बोलते हैं थर्मोनिक एमिशन, THERMIONIC, ठीक है, थर्मोनिक एमिशन। तो इसमें क्या होता है, मेटल को हीट करते हैं एंड देन हीट करने से इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है जिसके कारण वो मेटल की सरफेस को लीव कर सके। सेकंड होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसमें मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती है, जैसे यूवी रेज डाल सकते हैं या इंफ्रारेड डाला हो या विजिबल लाइट डाली हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे। इनसे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको एक स्पेशल नाम दिया हुआ है फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो मतलब लाइट होता है, तो फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और ये एमिशन को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। थर्ड था पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो एमिशन होता है, इसमें वोल्टेज डिफरेंस होता था 10⁸ वोल्ट्स के ऑर्डर का। तो ये 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन एमिशन है, तो ये भी हमने कवर कर लिया। अब आगे हम लेसन में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को डिटेल में पढ़ेंगे।